हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के गणित यानी कि मैथ्स का काफी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये गणित का दूसरा वीडियो, अगर आपको 15 नंबर इस वीडियो से चाहिए ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर जरूर देखिएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको जो है ना क्लियर कराएंगे, आपको 15 नंबर 100% मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है और समझते चलना है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या कराए कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या। तो दोस्तों परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो बट्टे में रहे, यानी कि जो p बटे q के फॉर्म में लिखा जाए, जहां p और q क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा और q जो है ना 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि कौन परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 3 रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, वो परिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग ऑप्शन बी को भी चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 2 रूट 2 बटे रूट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे बचा क्या, 2 बचा। 2 एक प्रकार का क्या परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 बटे 1 यानी कि p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको p बटे q के रूप में लिख सकते हो तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी चेक कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ रूट 3 बटे रूट 7। देखिए यहाँ पे रूट 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी कि रूट 3 बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। रूट 3 एक प्रकार का क्या अपरिमेय संख्या है। इसी तरह रूट 7 जो है ना किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी कि रूट 7 बाहर निकलेगा, रूट से नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, जाहिर सी बात है। आप लोग को बता देते हैं, देखिएगा जब भी आप लोग एक अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो इसका रिजल्ट परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग को उसका एलसीएम लेना, उसको काटना है। अगर कटेगा तो रूट से बाहर निकल जाता है तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगर नहीं निकलता है तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे रूट 3 और रूट 7 ये तो रूट से बाहर निकलता ही नहीं, दोनों नहीं निकलता है, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिएगा रूट 75 बटे रूट 48 है ना, तो रूट 75 को हम लोग इसका क्या करेंगे, देखिए जब भी 2 रूट रहेगा ना तो हम लोग उसको एक सिंगल रूट बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे रूट 75 बटे रूट 48 को लिख सकते हैं अंडर रूट 75 बटे 48 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 का पढ़ा में कटेगा, 3 दूना 6 हो गया, 3 5 15 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, 3 6 18 हो गया। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, रूट 25 बटे, इसको तोड़ेंगे फिर रूट में जैसा पहले था, रूट 25 बटे रूट 16। तो यहाँ पे सिंपल है कि रूट 25 किसका इसको रूट होता है, 5 का होता है, और रूट 16 किसका होता है, 4 का इसका रूट होता है। तो यहाँ पे 5 बटे 4 प्राप्त हो गया ना। तो 5 बटे 4 एक प्रकार का क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों जो है ना परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी क्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराई कि संख्या 0.318546 31856 और 31856। तो यहाँ पे देखिएगा एक कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 के बाद अंकों की संख्या क्या सीमित है, यानी कि फिक्स्ड है। जब भी 0 के बाद अंकों की संख्या फिक्स्ड होगा तो वो आपका क्या होगा, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका 7.% होता है। और जो 7.% होता है तो वो परिमेय संख्या होता है, उसको हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग कौन कौन किसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं और किसको नहीं लिख सकते हैं, यानी कि कौन होता है आपका परिमेय संख्या और कौन होता है आपका अपरिमेय संख्या। एक कॉन्सेप्ट को बताते, उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आपका एक भी प्रश्न इस कॉन्सेप्ट से नहीं छूटेगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि 7.% किसको कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल सा लेते हैं 0.123, ये आपका क्या 7.% है, इसीलिए क्योंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि कोई दूसरा संख्या फिर रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि 0.123 ही है, इसके बाद जो है दशमलव के बाद कोई दूसरा संख्या नहीं आता है। तो एक प्रकार का क्या है, 7.% है, क्या है 7। और दोस्तों जो भी 7.% होगा ना तो उसको हम लोग क्या करेंगे, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और दोस्तों जो भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको भी, वो आपका क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो इसको आप लोग समझ गए ना, जितना भी 7 होता है तो आपका परिमेय संख्या होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब एक बात करते हैं, जो भी अशांत आवृत्ति होता है, कहने का अर्थ है जैसे कि आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, जैसे कि अगर आपका 0.123 फिर 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। जब भी अशांत आवृत्ति होगा तो उसको भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप लोग देखिएगा, देखिए यहाँ पे 0.
0.123 है, फिर यहाँ पे 123 है, यानी कि 123 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग क्या दे सकते हैं, बार दे सकते हैं। जो संख्या रिपीट होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर बार दे सकते हैं, यानी कि 0.123 के ऊपर यहाँ पे क्या देंगे, बार देंगे, ठीक है, रेकरिंग देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, रेकरिंग दे रही है। तो 0.123 एक प्रकार का क्या है, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति इसको हम लोग कहेंगे। और दोस्तों जो भी अशांत आवृत्ति होता है ना, वो आपका क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। अगर इस तरह आपको कोई दूसरा संख्या आ जाता है, आप लोग को बताते हैं, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे हो रहा आपका 0.01 फिर 2 0 फिर 1 फिर 3 0 फिर 1 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दशमलव के बाद जीरो की संख्या क्या होता है कि प्रत्येक संख्या बढ़ते आता है, हर एक संख्या में एक के बाद जीरो संख्या क्या होता है, वृद्धि होता है, यानी कि बढ़ोतरी होता है जीरो में। तो इस तरह के संख्या को हम लोग कहते हैं अशांत अनावर्ती। क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती। और दोस्तों जो भी अशांत अनावर्ती संख्या होता है ना, वो आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होता है। इसको आप लोग को याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्या कराए कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया शांत होगा या फिर अशांत होगा, और ऑप्शन सी आवृत्ति होगा, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब भी आपको दशमलव प्रसार पूछेगा कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा या फिर अशांत होगा या फिर आवृत्ति होगा, तो इसको आप लोग इस प्रकार सोल्व करना होगा। सबसे पहले जो भी संख्या रहेगा ना, तो उसको आप लोग को यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा। 6/15 है ना, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं, आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा हर कौन होता है, पी ऊपर वाला होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, यानी कि क्यू आपका क्या होता है, हर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये क्यू यानी कि हर का क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। जब हम लोग 15 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 3 5 15। तो 15 को लिख सकते हैं यहाँ पे 3 गुणा 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। उसके बाद जो अंश है ना, अगर उसका भी एलसीएम होता है तो उसका भी एलसीएम कीजिएगा। तो यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं, द्वितीय 6 होता है। तो यहाँ पे अगर कटेगा तो काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे 3 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आपका फाइनल बचा क्या, 2/5 बचा ना। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, और ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमेशा आपके लिए यूज होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पे हर है ना, हर का अगर हर में अगर 2 की घात या फिर 5 की घात आए, 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n आए, तो वो क्या संख्या होगा, आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। या फिर 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के रूप में रहेगा, सिंगल में भी रह सकता है वो, तो वो आपका क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग हर में चेक करते हैं तो यहाँ पे 5 की घात आया हुआ है ना, तो ये 5 की घात एक प्रकार का क्या होगा, अशांत नहीं बल्कि शांत होगा। क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो उसी टाइप का ही प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि 3/2 के पावर 7 गुणा 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जो शांत है या फिर अशांत आवृत्ति है, और ऑप्शन सी में आपका जो अशांत अनावर्ती है, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है काफी, और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आप लोग को बताया क्या कि हर का यानी कि क्यू का आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है, यानी कि 2 के पावर 7 गुणा 5 के पावर 4 किया हुआ है, यानी कि ये एलसीएम लिया हुआ है। अगर यहाँ पे आपका ऊपर में 3 है, फिर नीचे में आपका क्या है, 2 के पावर 7 गुणा 5 के पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑलरेडी लिया हुआ है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड किया हुआ है हर का, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, आपको पहले ही बताया कि अगर 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n के फॉर्म में रहेगा ना एलसीएम करने के पश्चात, तो आपका क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 के पावर m तो है और 5 के पावर n भी है, तो वो आपका क्या होगा, शांत होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ध्यानपूर्वक देखिएगा कि पाई है। तो दोस्तों पाई एक प्रकार का क्या होता है, परिमेय संख्या होता है या फिर अपरिमेय संख्या होता है, या फिर क्या होता है वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन सी पूर्णांक संख्या, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता देते जो पाई होता है ना, ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि पाई का मान एक होता है 22/7। 22/7 एक प्रकार का क्या होता है, ये p/q के फॉर्म में है ना। जब भी p/q के फॉर्म में होता है तो आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। अगर पाई का मान 22/7 पूछेगा कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। और एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि एक पाई का मान और एक होता है
3.14 होता है। 3.14 एक प्रकार का क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसे आप लोग को याद रखिएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना तो आपके बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्का मिलने वाला, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, ऑप्शन ए में आपका 2, 4, 8, 16 या फिर -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट डॉट, और ऑप्शन सी में आपका 3, 5, 4, 2 या फिर √3, √6, √9, √12 एंड डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों इसको हम लोग किस प्रकार देखेंगे कि कौन होता है आपका समांतर श्रेणी में और कौन समांतर श्रेणी में नहीं होता है। आपको एक सिंपल वे बताते हैं और उस तरह से जो है ना आप लोग पहचान सकते हैं कि कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में पहचानने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा पद को पहला पद से घटाते हैं, तीसरा पद को दूसरा पद से घटाते हैं और चौथा पद को तीसरा पद से घटाते हैं। तो ये प्रोसेस को अपनाएंगे और हम लोग चेक करेंगे और सभी का अंतर क्या है, समान आए तो क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं, जब हम लोग 4 में 2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। फिर हम लोग जब 8 में 4 को घटाते हैं तो 4 प्राप्त होता है। ये देखिए यहाँ पे 2 प्राप्त हो गया और यहाँ पे 4 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे पदों का अंतर समान है, नहीं है ना, तो ये एक प्रकार का समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी तरह ऑप्शन बी को भी अगर हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही फॉलो करेंगे कि दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे और तीसरा पद में दूसरा पद को घटाएंगे और चौथा पद में तीसरा पद को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जब हम लोग -6 में -10 को घटाते हैं तो यहाँ पे -6 उसके बाद -10, यहाँ पे माइनस तो पहले से ही होगा और -10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 -6 उसका माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे 10 में जब हम लोग 6 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जब दूसरा पद में पहला पद घटाए तो इसका रिजल्ट क्या आया, 4 आया। ठीक है, इसको हम लोग D1 भी मान सकते हैं और देखिए यहाँ पे D2 भी इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, D2 निकालेंगे, यानी कि तीसरा पद में जब हम लोग दूसरा पद को घटाते हैं तो यहाँ पे तीसरा पद क्या है, -2 है। फिर यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है, उसके बाद -6, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम लोग 6 में 2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे 4 D1 का भी मान 4 प्राप्त हो गया और D2 का भी मान 4 प्राप्त हो गया। तो यह एक प्रकार क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। यानी कि जब पदों का अंतर समान होगा ना तो क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। इसी तरह आप लोग D3 भी चेक कर सकते हैं, यानी कि चौथा पद में तीसरा पद को भी घटा के देख सकते हैं। इसी तरह ऑप्शन आप लोग हमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी चेक करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वही कॉन्सेप्ट के थ्रू से इसको भी पहचाने के कौन समांतर श्रेणी में है और कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको भी हम लोग बताते हैं कि दूसरा पद में पहला पद को घटाइए और तीसरा पद को दूसरा पद से घटाइएगा और पदों का अंतर समान होगा तो आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस अगर समान आएगा ना तो क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो यहाँ पे दूसरा पद कितना दिया हुआ, 0.33 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पहला पद क्या दिया हुआ, 0.3 दिया हुआ। तो इसको एडजस्टमेंट करेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। जब हम लोग 0.33 में यानी कि 0.33 में घटाएंगे 0.30 तो यहाँ पे 3 में 0 गया 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 में 3 क्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे D1 का मान कितना प्राप्त हो गया, 0.03 प्राप्त हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को भी घटा के देख लेते हैं और कितना आता है रिजल्ट, यानी कि D2 हम लोग याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पद कितना दिया हुआ है, 0.33 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 0.33 लिख देंगे, उसके बाद घटाएंगे किससे, दूसरा पद से, यानी कि 0.33 से घटा देंगे तो यहाँ पे 0.33 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे शून्य देंगे तो यहाँ पे 3 में 0 गया कितना होगा, 3 होगा। फिर यहाँ पे 3 में 3 गया 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 में 3 गया 0 हो गया। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आया, 0.03 आया और यहाँ पे 0.003 आया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कॉमन डिफरेंस समान है, सार्वंतर समान है, पदों का अंतर समान है, नहीं है ना, तो ये एक प्रकार का क्या होगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा। और इसी तरह ऑप्शन सी को भी हम लोग चेक करेंगे, 4 में जब 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में जब 4 को घटाएंगे तो 4 आएगा, इसका भी पदों का अंतर समान नहीं है। इसी तरह ऑप्शन डी को अगर हम लोग चेक करते हैं तो देखिएगा -4 में जब हम लोग 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। अब -8 में जब -4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा। ठीक है, और -12 में जब हम लोग -8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 ही आएगा। तो यहाँ पे सभी पदों का अंतर क्या है, समान है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है और ये समांतर श्रेणी में है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका जो अनुपात या फिर
सारों या फिर गुणांक, और ऑप्शन डी में आपका दिया समानुपात। तो दोस्तों किसी भी पद का दूसरा पद और पहला पद का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार अंतर कहते हैं, यानी कि उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और दोस्तों सार अंतर को हम लोग डी से दिखाते हैं। और दोस्तों डी बराबर जो फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 होता है। डी बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो ये होता है आपका सार अंतर का फॉर्मूला, इसको आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एपी से ही लिया गया है। तो यहाँ पे एपी दिया हुआ है और इसका बताना कि सारांतर क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे सारांतर जो होता है ना, सारांतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। आप लोग को पहले बताया जो डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, वही आपका क्या होगा, सारांतर होगा। तो यहाँ पे a2 यानी कि 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 में कितना माइनस करेंगे, a1 माइनस करेंगे। a1 का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। जब हम लोग 10 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये 6 एक प्रकार का क्या हो गया, इसका सारांतर हो गया एपी का, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि ये भी सारांतर में दिया हुआ है, समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि इसकी पदांतर क्या होगा, यानी कि पदांतर उसको कहते हैं, सारांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, पदांतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी कहते हैं, आप लोग जो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, पदांतर कहेंगे, यानी कि सारांतर कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, a2 में हम लोग क्या करेंगे, a1 घटाएंगे। तो यहाँ पे a2 का मान कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे a1 का मान कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। जब हम लोग 5 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये 4 एक प्रकार का क्या हो गया, इसका सारांतर हो गया इस एपी का, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस 20 मोस्ट इंपोर्टेंट और स्नोनिस्ट ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न यानी कि 15 प्रश्न पक्का आएगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है और आपको कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि आश्रित समीकरण के युग्म का हल होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 2 या फिर अनेक, और ऑप्शन सी 1, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोई नहीं। तो दोस्तों आश्रित समीकरण का युग्म क्या होता है वो ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यदि रैखिक समीकरण के युग्म आश्रित और संगत हो तो रैखिक समीकरण का हल जो होता है ना अनेक हल होता है। कितना हल होता है, अनेक हल। तो आप लोग को याद रखना होगा, कभी नहीं भूलना होगा, जो भी आश्रित समीकरण होता है ना तो उसका हल कितना होता है, अनेक हल होता है। और दोस्तों अनेक हल के लिए कंडीशन होता है, एक शर्त होता है, a1/a2 ये बराबर होता है आपका b1/b2 का, और ये b1/b2 बराबर होता है आपका c1/c2 का। इसको आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों इस कंडीशन में रेखा है क्या होती है, संपाती होती है। जब भी आश्रित समीकरण होता है और इसका हल अनेक होता है तो इस कंडीशन में रेखा क्या होता है, संपाती होता है। और आश्रित समीकरण के लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, और b1/b2 बराबर होगा c1/c2 का। इस कंडीशन को याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि जब दो रेखाएं संपाती होती है तब इन युग्मों के होते हैं, कितना हल होता है, अनंत या फिर 1 या फिर 2, और ऑप्शन डी में आपका देखो कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी दो रेखाएं आपस में संपाती होती है ना तो इस कंडीशन में रैखिक समीकरण के अनेक हल होता है। कितना हल होता है, अनेक हल होता है। और इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जब भी दो रेखाएं आपस में संपाती होगा ना तो इन रैखिक समीकरण के युग्म संगत होगा, और इस कंडीशन में रैखिक समीकरण का अनेक हल होगा, यानी कि अनंत होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराएगी, और एक ही समीकरण युग्म x + 3y - 4 बराबर 0 तथा 2x - 5y - 1 बराबर 0। तो देखिए रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 बराबर क्या होता है आपका 0 के बराबर होता है। और दूसरा समीकरण ये होता है कि a2x + b2y + c2 बराबर क्या होता है आपका 0 होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना, ये देखिए x जो होता है ना a1 का गुणा होता है, और y क्या होता है b1 का गुणांक होता है, और c1 क्या होता है अचर पद होता है। इसी तरह a2 क्या होता है x का गुणांक होता है, और b2 क्या होता है y का गुणांक होता है, और c2 क्या होता है अचर पद होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू से हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे a1/a2, क्या चेक करेंगे, a1/a2 का मान चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे a1 का मान कितना दिया हुआ है, जो x के साथ गुणा में है, x के साथ
गुणा में कितना दिया हुआ, एक दिया हुआ, एक छिपा होता है बटे, और a2 यहाँ पे दूसरा समीकरण में आएंगे, a2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि a1/a2 का मान कितना प्राप्त हो गया, 1/2 प्राप्त हो गया। इसी तरह आप लोग को चेक करना होगा b1/b2, कितना चेक करना होगा, b1/b2। तो जब हम लोग b1/b2 चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे b1 y का गुणांक होता है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, और दोस्तों b2 कितना होता है, y का गुणांक होता है, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1/2 प्राप्त हो गया, और यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, 3/5 प्राप्त हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे a1/a2 जो है ना, ये बराबर नहीं है b1/b2 का, ये बराबर नहीं है ना b1/b2 का, यहाँ पे कुछ 1/2 आया है, और यहाँ पे 3/5 आया, यानी कि दोनों जगह डिफरेंट आया है। जब भी a1/a2 b1/b2 का बराबर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में रैखिक समीकरण क्या होता है, अविरोधी होता है। क्या होता है, अविरोधी संगत होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफी और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपाती होंगे। तो दोस्तों बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा संपाती के लिए कंडीशन क्या होता है, उस कंडीशन को याद रखना पड़ेगा। संपाती में क्या होता है कि दोस्तों a1/a2 ये जो बराबर होता है ना, b1/b2 के बराबर होता है, और दोस्तों b1/b2 किसके बराबर होगा, c1/c2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिएगा यहाँ पे a1 जो होता है ना, x का गुणांक होता है पहला समीकरण का, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना दिया हुआ होगा, 1 होगा। उसके बाद हम लोग इसी तरह a2 अगर चेक करते हैं, तो यहाँ पे x का गुणांक 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1/2 प्राप्त हो गया a1/a2। और इसी प्रकार हम लोग b1/b2 भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे b1 कितना दिया हुआ, y का गुणांक होता है 2, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। और इसी तरह b2 कितना दिया हुआ है, आपका b2 का मान जो है ना, y का गुणांक कितना दिया हुआ, k दिया हुआ है, मान जो है ना 2 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे b2 का मान कितना लिखेंगे, जो y का गुणांक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे y का गुणांक कितना दिया हुआ है, k दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा k। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो c1 और c2 का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे a1/a2 = 2/k है, तो यहाँ पे k आ गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब k को 1 से गुणा करेंगे तो k हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे k का मान कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 4। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यदि a1/a2 = b1/b2 फिर बराबर नहीं है c1/c2, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 है, तो हल होंगे। तो दोस्तों जब भी आप लोग बता देते, जब भी a1/a2 ये आपका बराबर होगा b1/b2 का, फिर आपका ये b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 का, यानी कि नॉट इक्वल टू c1/c2। जब भी इस कंडीशन आता है ना, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है, और रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2 या फिर 0, और ऑप्शन डी में आपका दिया कोई नहीं। तो दोस्तों निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है ना, क्या होता है, 1 होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। साथ में इसको भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 0 या फिर 1, और ऑप्शन सी 0.5, और ऑप्शन डी में आपका दिया 1.5। तो दोस्तों आप लोग को पहले बताया, जो असंभव घटना होता है इसका प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है, और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, यानी कि किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो दोस्तों जो भी नेगेटिव में होता है ना, उसकी प्रायिकता नहीं होती है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि किसकी प्रायिकता होती है। तो दोस्तों जो भी संख्या 0 से 1 के बीच में रहता है तो उसकी प्रायिकता होती है। और दोस्तों अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो 0% से लेकर 100% में जो भी संख्या होता है ना, तो उसकी प्रायिकता होती है। लेकिन जो भी संख्या अगर नेगेटिव में रहेगा तो उसका प्रायिकता नहीं होगा। जो भी संख्या नेगेटिव में रहता है, कहने का अर्थ है कि वो 0 से छोटा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर ऑप्शन को चेक करते हैं तो ऑप्शन सी में आपका दिया -7, तो ये माइनस नेगेटिव में है ना, तो यह प्रकार का क्या है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एक पासा को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1/2 या फिर 1/6 और ऑप्शन सी 5/6 और ऑप्शन डी में आपका दिया 2/3। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आप लोग को एक पासा को फेंकना और उसके बाद बताना है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों पासा में क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है। अगर इसमें आप लोग देखते हैं कि इसमें कितना अभाज्य संख्या, क्या क्या अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, फिर यहाँ पे 3 अभाज्य संख्या, फिर यहाँ पे 5 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे टोटल संख्या कितना अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या। फिर 3 को हम लोग भाग कर देंगे, टोटल कितना संख्या है, टोटल 6 को संख्या है। तो यहाँ पे 6 से भाग कर देंगे तो 3 का 3, 3 6 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट कितना प्राप्त हो गया, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2 होगा। एक पासा को फेंकेंगे तो यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट 20 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। और ये दोस्तों ये 20 ऑब्जर्व प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, जितना भी आपका कोचिंग संस्था और स्कूल के स्टूडेंट है यानी कि आपका विद्यार्थी साथी है, सभी जो है ना सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।